हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और सूर्य दसम भाव में उच्च राशि में विराजमान है। तो यह तो बहुत अच्छा योग है। पिता राज्य रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का भी लाभ प्राप्त होता है। परंतु यहाँ सूर्य के साथ राहु विराजमान है। दीदी, सूर्य के साथ राहु विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है। यानी कि सूर्य जो है दसम भाव में उच्च राशि में तो विराजमान है, यह बहुत अच्छा योग है, परंतु राहु केतु से पीड़ित है। तो जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है। तो यहाँ आपको सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करना है, जल अर्पित करना है, और सूर्य से संबंधित और भी स्तोत्र वगैरह होते हैं उनका पाठ करना चाहिए, और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, तभी आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो पाएगा। यहाँ से सूर्य चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु सूर्य के पीड़ित होने के कारण कोई भी अच्छा लाभ प्राप्त नहीं होता है और रोजगार में परेशानी होती है, पिता से भी मतभेद होता है। तो इसलिए सूर्य का जो बताया आपको आराधना करें, मंत्र जाप करें, राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। यदि पिता से कुछ मतभेद भी हो तो वहाँ ऐसे व्यक्तियों को वाद विवाद पिता से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो दसम भाव में सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, और दसम भाव को स्वामी मंगल पर भी केतु की दृष्टि है, इसे पितृदोष बोला जाता है। यह आप समझ लें कि जैसे हम इस कुंडली में यह बोल सकते हैं कि पितृदोष का निर्माण हो रहा है। तो पितृदोष का निर्माण हो रहा है तो आप चाहे जो भी इसका पूजा करवाएं, परंतु इसका मुख्य उपाय है सूर्य की आराधना करें, राहु केतु का दान एवं उपाय करें, पिता की सेवा करें, पिता से अच्छा संबंध रखें। यदि आप पितृदोष की पूजा तो करवाते हैं पर पिता से आप सम्मान नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपको जीवन में परेशानी ना हो और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश हैं चंद्रमा, और अष्टम भाव में चले गए, और अष्टम भाव में तो गए लेकिन साथ में उस पर केतु की दृष्टि भी हो गई। देखिए, हालांकि इनमें 10 डिग्री का अंतर है तो प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। तो चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान हो गए और केतु से पीड़ित हो गए, तो यह स्वास्थ्य और आयु के लिए अच्छा योग नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, आयु, इन सभी चीज़ों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एक प्रकार से इसे बालारिष्ट योग भी कहा जाता है। तो यह आप न समझें कि मैं डरा रहा हूँ, या आप भी इस फलादेश को समझकर बहुत ज़्यादा मानसिक परेशान ना हो, क्योंकि जो फलादेश है वह तो हमें बताना ही पड़ेगा, और जब तक मैं बताऊंगा नहीं तो आप फिर उपाय कैसे करेंगे। हमें इसका उपाय करना है, हमें इससे डरना नहीं है। तो आपको चंद्रमा से संबंधित उपाय मैंने बताया था, फ़ोन करके वो आपको करना है, और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। सफ़ेद चंदन का तिलक भी लगाना है, और जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप संकल्प लेकर करना है। इसके लिए आप स्वयं करें, माता पिता करें कि मेरे बच्चे के स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हूँ, और प्रतिदिन मंत्र जाप करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और जब ये बच्चा बड़ा हो जाए, बोलने लायक हो जाए, मंत्र को बोलने लायक हो जाए, तो इसे स्वयं ही महामृत्युंजय मंत्र सिखाएं। कुंडली में सारे मंत्र बताए गए हैं ताकि ये स्वयं भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमेशा जीवन में करता रहे। ऐसे व्यक्ति के लिए भोजन से भी जरूरी है महामृत्युंजय मंत्र जाप का करना, इस बात का आप ध्यान रखें। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। इसको राजयोग कारक ग्रह मतलब मंगल को बोला जाता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो गए। तो मंगल भी यहाँ देखिए अष्टम भाव में विराजमान हो गए। चंद्रमा तो लग्नेश तो थे ही, साथ में पंचमेश और दसम भाव के स्वामी मंगल भी यहाँ विराजमान हो गए, और केतु की दृष्टि तो इस पर भी है, जब चंद्रमा पर है तो मंगल पर भी है।
तो मंगल के यहाँ विराजमान हो जाने से पिता, राज्य, रोजगार, विद्या, बुद्धि, संतान, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और ये आयु के भाव में मंगल पर केतु की दृष्टि है, तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को चोट, दुर्घटना, आगजनी की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों को प्रारंभ से ही, और बड़े जब होंगे तो भी आपको इनको हमेशा समझाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से सावधान रहें, जहाँ इस प्रकार की चोट दुर्घटना होने की संभावना बनती है वहाँ से आपको सावधान रहना चाहिए। तो यह सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चे की कुंडली में तो अब ऐसा योग है। अब है तो है, हम तो वही बताएंगे जो कुंडली में योग है। यदि नहीं बताएंगे तो अचानक से आपको परेशानी होगी। तो इसलिए इसको समझकर आप परेशान ना हो, आप उपाय करें कि कैसे हम अपने बच्चे के लिए उपाय करके प्रारंभ से ही मंत्र जाप करके साधना करके इसकी जो परेशानी का योग है उसे हम दूर करें, और इसे भी प्रारंभ से ही साधना करना सिखाएं, ताकि यह अपने जीवन में होने वाली कष्ट परेशानियों से बच सके। ग्रहों के उपाय के साथ ऐसे योग में साधना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखें। और मंगल यहाँ से चलिए, मंगल तो पीड़ित हो गए हमने देख लिया, लेकिन मंगल यहाँ से दृष्टि एकादश भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो एकादश भाव पे अब मंगल दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और तृतीय भाव में दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार आप मंगल का जो है मंत्र जाप करें। रत्न पहनने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि 14 अंश के है। तांबे का कड़ा पहनाएं, मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, केतु से संबंधित दान एवं उपाय लगातार करें, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो बताया मैंने वह सबसे मुख्य है। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में अकारक होते हैं, खर्च के स्वामी होते हैं, और पराक्रम भाई बहन के स्वामी होते हैं, और आय भाव में बैठे बहुत कमजोर है, 0-2 अंश के हैं। तो फलादेश यहाँ होगा कि आमदनी से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को खर्च होता है, और बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी प्राप्त होता है, भाई बहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु 2 अंश के हैं। तो इसलिए जो भी मैंने फलादेश बताया उन सभी में कमी होगी, और अकारक भी है तो इन्हें ज़्यादा प्रबल करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं, और षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, और नौमेश है, त्रिकोण के स्वामी हैं, तो प्रबल कारक भी हैं, लेकिन अकारक का भी गुण इसके अंदर में है। लेकिन अगर यह पीड़ित नहीं है किसी ग्रह से तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे। और गुरु सिर्फ राहु से पीड़ित होते हैं, बाकी कोई ग्रह से पीड़ित नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। जैसे शनि की दृष्टि है तो बोलेंगे शनि भी गुरु को पीड़ित कर दिया, तो ऐसा कोई विशेष नहीं होता है। तो गुरु यहाँ क्या करेंगे, देखिए 9वें भाव में गुरु स्वराशि में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होते हैं, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, देवीय शक्ति भी प्राप्त होती है। तो इसलिए मैंने बोला कि साधना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन 3 अंश के हैं, देखिए बिल्कुल कमजोर हैं। यहाँ से गुरु लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, आयु, इन सभी चीज़ों में वृद्धि करते हैं। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो अब यहाँ एक ही ग्रह के फलादेश को नहीं देखना चाहिए, इसलिए कहा जाता है। हमने क्या देखा कि चंद्रमा लग्नेश है, विद्या, बुद्धि, संतान के स्वामी है, और यहाँ पीड़ित हो गए, तो विद्या, बुद्धि, संतान, स्वास्थ्य, आयु में परेशानी के योग बन गए। लेकिन गुरु यहाँ उन सारे चीज़ों के जो परेशानी के योग थे वहाँ ये सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं गुरु। लेकिन कमजोर है तो आपको इसको पुखराज बचपन से ही पहना देना चाहिए। अब इस कुंडली में गुरु ही इसकी रक्षा करने वाले हैं, क्योंकि गुरु एक साथ यहाँ पे पंचम भाव लग्न को भी देख रहे हैं, स्वराशि में विराजमान है, किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो हमें गुरु को प्रबल करना जरूरी है सबसे पहले, ताकि जीवन में जो नकारात्मक जो फलादेश है उनमें सुधार हो, उनमें कमी हो, और जहाँ पे परेशानी का योग हो रहा है वहाँ ये अपनी दृष्टि डाल के वहाँ सपोर्ट करके लाभ देने का प्रयत्न कर रहे हैं। शुक्र इस कुंडली में आमदनी के स्वामी होते हैं, माता भूमि भवन के स्वामी होते हैं, और यह देखिए अष्टम भाव में विराजमान हो गए, 29 अंश के, बिल्कुल कमजोर है। तो माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होती है, आमदनी सही प्रकार से नहीं हो पाती है, परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है, और किसी को भी पैसा देने पर वह मिलने में बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे व्यक्ति को किसी को भी धन वगैरह नहीं देना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर भी निवास कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव, द्वादश भाव जन्म स्थान से दूर का, विदेश का इत्यादि का होता है। तो यहाँ शुक्र जो है आपके चतुर्थ भाव के स्वामी 29 अंश के हैं, तो शुक्र का मंत्र जाप करें, इसको प्रबल करें। और अभी बच्चा छोटा है
तो अभी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बड़े होने पर जब इनके ऊपर खुद की जिम्मेवारी आती है शिक्षा के बाद, तो उस समय शुक्र को विशेष प्रबल करना जरूरी है। और वैसे अभी भी आप प्रबल कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, आयु में वृद्धि होगी। जैसे मैंने माता भूमि भवन और आमदनी के क्षेत्र में तो परेशानी होगी, परंतु आयु में वृद्धि होगी। और यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, लेकिन अष्टम भाव में कमजोर होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। शुक्र यहाँ कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इन दोनों भाव माता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, आमदनी के क्षेत्र में कमी का योग बना रहे हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए शुक्र का मंत्र जाप करें। और ऐसे व्यक्ति को बड़े होने के बाद जब साधना वगैरह करने लगे तो लक्ष्मी मंत्र का जाप भी प्रारंभ से करना चाहिए, किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। शनि इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी, आयु के, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं। और शनि स्व राशि में विराजमान है, परंतु 30 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं, स्थान बल में मजबूत हैं। तो शनि सप्तम भाव में विराजमान है तो और लेकिन अष्टमेश भी होते हैं, तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से शनि नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति की जीवन में उन्नति बहुत धीरे धीरे होती है और ऐसे व्यक्ति आलसी भी होते हैं। और यहाँ से शनि चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ शनि देखिए 30 अंश के हैं, कमजोर हैं, लेकिन स्व राशि में तो कमजोर हैं, तो यहाँ पे हम शनि का रत्न नहीं धारण करेंगे गलती से भी। यहाँ सिर्फ हम मंत्र जाप कर सकते हैं और जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय करना जरूरी है। रत्न गलती से भी शनि का नहीं धारण करना है, ये कमजोर है तो हम रत्न धारण कर लें। आपके कुंडली में जो बताए गए हैं सिर्फ वही उपाय करना है। राहु इस कुंडली में सूर्य के साथ विराजमान है 10वें भाव में, तो पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में कुछ समस्या भी होने की संभावना रहती है। केतु यहाँ चतुर्थ भाव में विराजमान है तो माता भूमि भवन के सुख में कुछ परेशानी होती है, जन्मभूमि का या मातृभूमि का वियोग भी सहना पड़ता है। यहाँ से केतु देखिए चंद्रमा और मंगल शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज्य, रोजगार, आयु, इन सभी चीज़ों में कठिनाई एवं परेशानी का योग बनता है। तो इसलिए यहाँ आपको केतु से संबंधित दान एवं उपाय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आवश्यक है, और चंद्रमा मंगल का जो उपाय बताया वह तो करना ही है। यहाँ से 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य के ऊपर, तो पिता, राज्य, रोजगार, धन, कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 12वें भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी होती है। तो इस प्रकार आप इस कुंडली को समझ गए होंगे। आपको कुंडली में जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करें, नहीं समझ में आती है तो आप फ़ोन करके चर्चा करें। और जो भी परेशानी वाले फलादेश हैं तो इसे देखकर आपको घबराएं और परेशान ना हो, बल्कि आप उपाय करें, ताकि अभी से बचपन में कुंडली बनवाना क्यों आवश्यक है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप 12 साल के बाद कुंडली बनवाओ, तो 12 साल के अंदर ही बालारिष्ट योग होता है, जो कष्ट और परेशानी होगी तो उसके पहले ही होगी। तो इसलिए बचपन में कुंडली बनवाना जरूरी है, ताकि हम बचपन से ही उसके लिए कुछ कर सकें, उसकी भलाई के लिए कर सकें, उपाय कर सकें, उसके लिए जो परेशानी है उसको जानकर हम पहले से ही उसका उपाय करें, उसको सुधारने का प्रयत्न करें। तो इस प्रकार आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।